एक समय ऐसा था जब कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये तमगा कानपुर से छिनता चला गया और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ गई वो आ गई ट्रैफिक की। अब इस ट्रैफिक से निजात कैसे पाई जाए, और इसके लिए अगर हम शहर के सांसद रमेश अवस्थी की बात करें तो वो लगातार केंद्र सरकार के साथ लगे हुए थे और एक बड़ी सौगात अब कानपुर को मिली है। कानपुर को मिला है एलिवेटेड कॉरिडोर, और वो भी पूरे शहर के ऊपर से, यानी एक शहर जहां से जाम शुरू होता है और जहां पे जाम ख़त्म होता है वहां तक पूरा एक कॉरिडोर बनेगा और फिर आप आराम से जा सकेंगे। क्या है पूरी योजना, कितने की है और इसमें कितना फ़ायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है सांसद रमेश अवस्थी। उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि एक सौगात मिली है कानपुर को, और काफ़ी बड़ी सौगात मिली है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है इस शहर की वो है ट्रैफिक। तो सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो पूरी है कैसा है कॉरिडोर, कितना बड़ा होगा, इससे क्या सुविधा मिल पाएगी? देखिए, कानपुर को विकास से एक बड़ी सौगात मिली है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कि उन्होंने कानपुर को विकास के रूप में रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर की एक सौगात दी है। इससे जाम की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको पता है, कानपुर के बीचों बीच से जीटी रोड होकर गुजरता है। सैकड़ों वाहन, ट्रक्स कानपुर के अंदर से गुजरते हैं। उससे प्रदूषण भी बहुत होता है और कई एक्सीडेंट होते हैं। जाम की बहुत बड़ी समस्या इससे पैदा होती है। इससे निजात मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैंने नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया अपनी तरफ से और अपने कानपुर वासियों की तरफ से। कल मैंने फ़ोन करके उनको धन्यवाद दिया और मैंने कहा इसको जल्दी ही आप इसका निर्माण कराइए, इसका शिलान्यास करिए, ताकि कानपुर वासियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर होगी। ये लगभग 988 करोड़ की रुपए की लागत से बनने जा रहा है। मैंने कानपुर वासियों को चुनाव जीतने के बाद ये वादा किया था कि कानपुर की जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कराऊंगा। मैंने माननीय नितिन गडकरी से बात की, उन्होंने इस समस्या को समझा और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इसकी हम स्वीकृति देंगे। उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसका शिलान्यास मुझे लगता है कि मार्च में हो जाएगा और अप्रैल मई से इसमें काम भी चालू हो जाएगा। ये लगभग 3 साल का प्रोजेक्ट है। हालांकि इसका पहले समय 2 से 2.5 साल रखा गया था, लेकिन बाद में चूँकि शहर के अंदर बन रहा है, इसलिए उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसकी समय सीमा 3 साल लगभग की गई है। दिसंबर 2028 तक ये एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक की भी स्वीकृति अनमरगंज से लेकर मंधना तक की माननीय हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने दे दी है। उसका भी शिलान्यास मार्च में होने की संभावना है। मैं इस संबंध में माननीय अश्विनी वैष्णव से मिला था। उन्होंने इसके शिलान्यास के लिए माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि वो स्वयं समय दें और इसका शिलान्यास कराएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की कानपुर को विकास के लेके प्रतिबद्धता है। वो चाहते हैं कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव वापस हो, पुराना वैभव वापस हो। क्योंकि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आए हैं, उन्होंने कानपुर के गौरव की बात कही है, उन्होंने कानपुर के विकास की बात कही है। तमाम विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं सौगात के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही दे चुके हैं, और भी बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी भविष्य में देने वाले हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की प्राथमिकताओं में कानपुर है, और वो कानपुर को विकसित कानपुर बनाना चाहते हैं। हम सब लोग भी चाहते हैं कानपुर विकसित बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत करने का, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग कानपुर को विकसित कानपुर बनाना चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानपुर विकसित कानपुर बनेगा।
सर ये तो बात हो गई केंद्र सरकार से संबंधित, क्योंकि आपने बात करी रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की, आपने बात करी ये एलिवेटेड कॉरिडोर की, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कानपुर के खुद का जो ट्रैफिक है, जो शहर का ट्रैफिक है, जो आम लोग, जो लाखों लोग जाते हैं शहर में, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग इसको संभालने में नाकाम रहा है और इस बात की शिकायतें हमेशा से रही हैं। तो क्या इस संबंध में जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे बात होगी और कम से कम जो स्थानीय ट्रैफिक है उसको सुधारने के ऊपर कुछ काम होगा? बिल्कुल सही बात है। कानपुर का जो लोकल ट्रैफिक है वो निश्चित रूप से उसको सुधारने की ज़रूरत है और इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से निरंतर बात होती रहती है। पिछली बार मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया था और वो भी इस पे लगे हुए हैं। कल भी मुझे लगता है एक बैठक होने वाली है इस संबंध में। ई रिक्शा एक बहुत बड़ी समस्या कानपुर में ट्रैफिक के लिए बन गए। उनको कैसे सुचारू रूप से उनका संचालन कराया जाए वो हमारी प्राथमिकता में है। इसके लिए एसपी ट्रैफिक से, पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि कानपुर लोकल का ट्रैफिक भी सुधारा जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये दो प्रोजेक्ट जो हमारे रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक और ये एलिवेटेड कॉरिडोर का जब निर्माण हो जाएगा उससे भी कानपुर की ट्रैफिक की समस्या का काफ़ी समाधान होगा। और साथ में जो रानी घाट से लेकर और ट्रांसगंगा तक एक हम लोग डबल पुल का निर्माण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी मौखिक स्वीकृति दे दी है और इसकी ऑफिशियल स्वीकृति भी जल्दी आ जाएगी। इसका भी निर्माण कार्य बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो जाम की समस्या के समाधान के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा कानपुर के लिए। इस तरह तमाम ऐसे प्रोजेक्ट कानपुर में हैं भविष्य में जिससे जाम की समस्या का समाधान होगा। उसी तरीके से मरियमपुर से लेकर और सुचान गैस चौराहे तक एक एलिवेटेड रोड की भी बातचीत चल रही है जिस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमत दी है। मुझे लगता है कि उस पर भी जल्द से जल्द उसमें स्वीकृति मिलेगी सरकार की। तो इस तरीके के जो 3-4 प्रोजेक्ट हैं कानपुर के लिए, अगर इनका निर्माण जब हो जाएगा जब भी, तो कानपुर की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। सर एक और समस्या है, यहाँ पर एयरपोर्ट तो बन गया, अब तो नया एयरपोर्ट भी बन गया। बहुत बातें होती थी कि पूरे देश के जो प्रमुख शहर हैं उनके लिए एयरलाइंस जाएगी, लेकिन अगर हम सिर्फ अभी मुंबई की और दिल्ली की ही बात कर लें तो वहीं पे एयरलाइंस हर 2 महीने पर कोई ना कोई कम हो जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। एक जो प्रॉपर जैसे लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट है उस तरह का एयरपोर्ट कानपुर में नहीं बन पाया, लाख कोशिशें हो गई उसके बावजूद भी। इसी तरह से अगर हम कानपुर से बात करें एयरपोर्ट तक जाने की तो शायद उतनी देर में बल्कि उससे जल्दी आदमी अमौसी पहुँच जाता है और अपने ही कानपुर में नहीं पहुंच पाता। तो सर इस एयरपोर्ट को लेकर क्या कोई योजना है? देखिए, आपने अमौसी की बात कही और कानपुर में एयरपोर्ट पहुंचने की बात कही। निश्चित रूप से मैं सहमत हूं आपकी बात से कि जो एलिवेटेड का कॉरिडोर बन जाएगा, जब आप देखें यहाँ से लेकर और रामा देवी तक की दूरी मात्र 10 से 15 मिनट हो जाएगी, जो अभी एक लगभग पौन घंटा लग जाता है। तो इसके बनने के बाद भी एयरपोर्ट तक की दूरी बहुत कम हो जाएगी। मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। मुझे लगता है कि जन क्षेत्रों में मेट्रो की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से इस संबंध में मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि कानपुर में जहाँ जहाँ मेट्रो की व्यवस्था होगी हम उसकी स्वीकृति देंगे। प्रदेश सरकार भी इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उसके भी जब पूर्ण विकास उसका हो जाएगा, यानी कि हर जगह मेट्रो का विस्तार हो जाएगा, उससे भी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। जहाँ तक आपने एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी की बात कही है वो मुझसे मैं सहमत हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि फ़्लाइट कम कर दी जाती है और पिछली बार भी दिल्ली की फ़्लाइट सप्ताह में 3 बार कर दी गई थी। तो मैंने स्वयं माननीय मंत्री से बात की और नायडू जी ने उसको तत्काल फ़ोन करके उसको 1 सप्ताह के अंदर ही उसको नियमित कराया। अभी भी मेरी नागरिक उड्डयन मंत्री से बात हुई, विस्तृत बात हुई, कानपुर के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बात हुई और कानपुर में नियमित फ़्लाइट चलाने की बात हुई है कि दिल्ली से एक अतिरिक्त फ़्लाइट कानपुर के लिए और चले, इस पे बात हुई। और उन्होंने इंडिको के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि आप कानपुर को प्राथमिकता में लें। और मेरे इंडिको के अधिकारियों से भी बात हुई उस मीटिंग के बाद, उन्होंने भी बहुत जल्दी आश्वासन दिया है। उन्होंने अपनी एक व्यवहारिक दिक्कत बताई है कि फ़्लाइट की संख्या, यानी कि इंडिको की फ़्लाइट की संख्या ही पूरे देश में कम है। वो इसलिए कि निरंतर नए एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, वहाँ फ़्लाइट उनको देनी पड़ रही, इसलिए संख्या की कमी के चलते वो तुरंत इसको नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही चाहे वो कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो और दिल्ली की एक अलग अतिरिक्त फ़्लाइट की बात हो, अन्य स्थानों की फ़्लाइट के लिए भी हम लोगों ने बातचीत की है, उस पर भी काम हो रहा है। मुझे लगता है उसका भी समाधान हो जाएगा, एयरपोर्ट का विस्तार हो जाएगा और कनेक्टिविटी कानपुर की बहुत अच्छी होने वाली है। एक आखिरी सवाल, आपने दावा किया है कि जो कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क है वो
फिर वहाँ पर T20 होंगे, फिर से वहाँ पर IPL होंगे जो कि सालों पहले बंद हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ ग्रीन पार्क को करने से तो नहीं होगा। हम लोग की UPCA में काफ़ी साल पहले बात हुई थी, उनका ये कहना है कि ना तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, ना यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, तो इस वजह से हम IPL और ये सब नहीं करा सकते। तो आपने जो दावा किया है कि ग्रीन पार्क में होगा IPL और T20, तो फिर कैसे होगा? ये बात बिल्कुल सही है कि उन BCCI के अधिकारियों ने ये बात कही है, और पिछले दिनों BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी आए थे। मैंने राजीव शुक्ला जी से बात की थी, उन्होंने भी इस समस्या के लिए मुझसे कहा था कि इसका समाधान कराइए, मैं कानपुर को मैच दूंगा। मैंने कहा कि अगर आप कानपुर को मैच देंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस समस्या का समाधान कराऊंगा। पहली समस्या थी कि कानपुर का जो ग्रीन पार्क का क्रिकेट का स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब था, और भी तमाम दिक्कतें थीं, तो पहले उसके पुनरुद्धार की ज़रूरत थी। तो सर्वप्रथम उसका पुनरुद्धार कैसे हो, उस जो दुर्दशा का शिकार है वो कैसे सही हो, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने इस समस्या के बारे में उनको बताया, ग्रीन पार्क के इतिहास के बारे में बताया। हालांकि वो पहले से ही इससे अवगत है। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री, ग्रीन पार्क का क्रिकेट ग्राउंड का स्टेडियम सिर्फ कानपुर की विरासत नहीं बल्कि देश की विरासत है, और ये बात मैंने लोकसभा में उठाई है। मैंने कहा कि ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, विरासत को सजाना संवारना हमारी और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और 350 रुपये का एक बजट उसके जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत कर दिया गया है, जिसमें 50 करोड़ रुपया विद इन मंथ आ भी जाएगा, जिस 2-3 चरण में उसका जीर्णोद्धार होगा। तो पहली जो दिक्कत थी वो समाप्त होने वाली है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्क के मैच की फ़ीस अधिक है, पहले से ज़माने में जो तय कर दी गई थी फीस, इसके कारण कानपुर में ग्रीन मैच नहीं आ पा रहे हैं। एकाना की फ़ीस कम है, अन्य स्टेडियम की फ़ीस कम है, आप इस फीस को कम कराइए सरकार से। जो उनकी दूसरी मांग थी, मैंने उस मांग के बारे में माननीय मुख्यमंत्री से कहा, वहाँ के प्रमुख सचिव से ही बातचीत की, मैं स्वयं गया, यहाँ से प्रपोजल भिजवा के वो ग्रीन पार्क की मैच की फ़ीस का मुद्दा भी समाप्त हो गया है। सरकार ने उसकी भी स्वीकृति दे दी है, और अब मैच जो फीस है वो एकाना स्टेडियम के बराबर ही अब हो जाएगी। जो भी अन्य स्टेडियम है उनके बराबर इसकी फ़ीस भी अब हो गई। दूसरी समस्या का समाधान। तीसरी समस्या की बात, मैं आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने 300 कमरों की बात की थी। उन्होंने कहा कानपुर में हमें 300 कमरों की ज़रूरत है जब मैच होते हैं। मैं उनको 5 स्टार कैटेगरी का, यानी कि 5 स्टार कैटेगरी का जब तक ये इसका जीर्णोद्धार होगा तब तक कानपुर में 4 से 5 स्टार होटल आ जाएंगे, और 300 कमरों से ज़्यादा की व्यवस्था हो जाएगी। तो जो मानक BCCI के हैं, जो वो चाहते हैं, हम कानपुर में वो इंफ्रा उनको देंगे, चाहे वो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो, चाहे मैच की फ़ीस की बात हो, और चाहे वो 5 स्टार होटल की बात। तीनों चीज़ें हम उनको करके देने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसी के आधार पर T20 मैच भी आएंगे, IPL भी मैच आएंगे, और टेस्ट मैच भी आएंगे। तो आप थे सांसद रमेश अवस्थी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बिल्कुल दावे किए हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर वो तो मिल ही गया है, इसके साथ ही साथ ग्रीन पार्क के लिए उन्होंने दावा किया है कि BCCI तो 300 कमरे को होटल मांग रही है, हम उससे ज़्यादा के उसको उपलब्ध कराएंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी फ़्लाइटों की बढ़ेगी, और इस एलिवेटेड के बाद सीधे आदमी 15 से 20 मिनट में एयरपोर्ट तक भी पहुँच पाएगा। बस कुछ सालों का इंतज़ार है, और शायद एक बार फिर से कानपुर को वो तमगा वापस मिल जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।